नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। आज की इस खास चर्चा में हम बात करेंगे कोडीन कप सिरफ कांड की, जिसमें ठंड में भी उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक बार फिर इस सच्चाई की तस्दीक करता दिखा कि सत्ता अगर बहुमत के नशे में डूबी हो तो लोकतंत्र केवल शोर बनकर रह जाता है। आज सदन में न नीति पर गंभीर चर्चा हुई, न जनता के जख्मों पर मरहम रखा गया, बस हंगामा हुआ, आरोप लगे और उसी कोलाहल के बीच अनुपूरक बजट पास कर दिया गया। ये वही सदन जहां पर जनता ने सवाल भेजे थे, लेकिन सरकार जवाबों से बचती नजर आई। विपक्ष ने सरकार पर बेहद ही गंभीर और बहुस्तरीय आरोप लगाए। सबसे पहले कोडीन युक्त कप सिरप के दुरुपयोग पर और कथित मौतों का मामला जो है वो उठाया गया। विपक्ष ने कहा कि सरकार इस पूरे प्रकरण को हल्के में ले रही है और सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रही है। सवाल पूछा गया कि जब अन्य राज्यों में सिरप पर सख्ती है तो उत्तर प्रदेश में आखिर इतनी ढील क्यों? नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सरकार पर सीधा हमला करते हुए ये कहा कि कोडीन सिरप का मामला महज एक उदाहरण है, असल तस्वीर कहीं ज्यादा भयावह है। आज के इस डिबेट में सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नमूने जैसे जुमले से कोडीन कांड का सच छिपाया जा रहा है? अगर जांच में सपा नेताओं के नाम है तो कार्रवाई में इतनी देरी क्यों? और आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सब कुछ पानी जैसा साफ है तो कोडीन भैया क्यों आजाद है? कोडीन कप सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही हैं, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं। इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है, और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं। और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाई कोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है, और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। इसके नाम लेने में क्या माफिया वीडियो आपने देखी होगी। ये सत्ता संरक्षित माफिया है। माफिया जिनको सरकार बचा रही है, वो बचाने का जो काम कर रही है सरकार, ऐसे लोगों पर सरकार कार्रवाई करे। अगर वो भी मिलेंगे तो उनको भी आपके पास तक लाने का काम करेंगे। लेकिन ये नहीं, अगर ये इन पर कार्रवाई करना चाहें तो आज कार्रवाई कर दें, लेकिन हल्के पल्के मुकदमे लगाकर इनकी मदद की जा रही है। मोटा चंदा इन लोगों ने खाया है, और जो मोटा चंदा खाया है उसको कहीं ना कहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने चंदा खाया है। और बनारस जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, उसमें ये पूरा कारोबार फला फूला है। वो विपक्ष है,
और उनका नाम ही विरोधी दल के नेता है, तो वो विरोध करेंगे। और कोडीन में ये राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला है और लाइसेंस केंद्र सरकार देती है। हमारी सरकार ने उस पर एक्शन लिया है। जो लोग भी हैं उसमें आप इतने तेजी से आपने देखा होगा कि अपराधियों को जेल भेजना, उतने लोगों के एक्यूज करना, और इतना हमको लगता है इतने कम समय में आप पिछली सरकारों को देखो कैसे चलता था। तो कोडीन कप सिरफ का मामला जो है वो लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी तमाम तरह के सवाल उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रही है। और देखिए, साफ तौर पर अखिलेश यादव का ये कहना है कि अगर जो आरोपी है वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। उन पर तो अब तक बुलडोजर चला देना चाहिए था, लेकिन अब तक बुलडोजर से ये कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो देखिए, आज तमाम बड़े सवाल बिल्कुल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और एक बड़ा सवाल ये भी कि जो फोटो दिखा के जो तमाम सवालों को गहराया जा रहा है उस पर भी आज हम सवाल रखेंगे। तो आज के इस खास विषय में 3 बड़े सवाल। पहला ये सवाल कि क्या नमूने जैसे जुमले से कोडीन कांड का सच छिपाया जा रहा है? अगर जांच में सपा नेताओं के नाम है तो कार्रवाई में आखिर इतनी देरी क्यों? दूसरा ये सवाल। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर सब कुछ पानी जैसा साफ है तो कोडीन भैया आखिर क्यों आजाद है? तो आज पैनल पर हमारे साथ खास गेस्ट भी जुड़ चुके हैं और सबसे पहले हम आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रत्नेश मिश्रा जुड़े हुए। रत्नेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जुड़े हुए। विवेक पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले विवेक पांडे जी। विवेक पांडे जी, जिस तरीके से लगातार कोडीन कप सिरफ का मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है, इस पर अखिलेश यादव भी तमाम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से आज ये कहा कि कोडीन कप सिरफ का मामला अखिलेश यादव क्यों उठा रहे हैं ये सबको पता है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। देखिए प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मंच पे आज अपनी बातों को इस विषय पे रखने का मौका दिया है। आपके दर्शकों को धन्यवाद और मंच पे उपस्थित और अनुपस्थित जितने भी हैं मंचासीन पैनल के लोग, सभी को मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ आपके मन से अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं चाहूँगा। देखिए, पहले तो मैं आपत्ति दर्ज करूँगा प्रिया जी कि एक तरफा अभी भी देखिए आप विजुअल चला रहे हैं, एक तरफा केवल सत्ता के विजुअल चला रही हैं आप, लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा आपके सम्मानित चैनल से कि समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने भी कुछ फोटोज डाली हैं आज एक्स पे, उसको भी कृपया चलाने का कष्ट करें। महोदय जिसके साथ फोटो दिखा रहे हैं, इन्हीं के साथ ही संगियों के साथ इनकी ही फोटो मीडिया में पड़ी हुई है। तो मुझे लगता है कि मैं निवेदन जरूर करूंगा, चूंकि अब यह आपकी प्रतिबद्धता हो सकती है कि चैनल सरकार के दबाव में है या सरकार पे चैनल का दबाव है, ये आपको तय करना है। निष्पक्ष खबरें दिखाने के लिए आप लोग जाने जाते हैं, तो मैं मन से कहूंगा कि एक तरफा विजुअल दिखा करके सरकार की वाहवाही करने से बेहतर है कि निष्पक्षता से दोनों तरफ की बात आने दीजिए। और मैं निवेदन करूंगा कि हमारे भी विजुअल जरूर चलाइए। मुद्दा ये नहीं है कि ये फोटो कौन किसकी दिखा रहा है, मुद्दा यह है कि देखिए इस देश में कुछ ऐसा गलत हुआ है जिसकी वजह से बच्चों की जान गई है, और इसके तार कहीं ना कहीं अहमदाबाद से शुरू हुए। अहमदाबाद में जायसवाल हस्बैंड वाइफ थे, मैं लेके चूंकि आया हूँ उनके नाम भी, उन लोगों ने उस प्रकरण, ये प्रकरण वहाँ से शुरू होता है। अब उस समय अहमदाबाद में जब इनका नाम आता है तो गुजरात में किसकी सरकार थी वो महत्वपूर्ण है। मनोहर जायसवाल, अर्चना जायसवाल, जिनकी की फर्म का नाम है आर्पिक फार्मा एदिका लाइफ साइंस, जो कि अहमदाबाद और लखनऊ में बेस्ड है। और यहीं से इस कहानी की पूरी शुरुआत होती है। मनोहर जायसवाल का शुभम जायसवाल से क्या संबंध है, ये जांच का विषय है। इसको मुझे लगता है कि ईमानदारी से सबके जांच एजेंसियों को सामने लाने की आवश्यकता है। एक बात तो तय है कि इस देश में हम छोटे छोटे मुद्दों को राजनीतिक दलों का मुद्दा बना देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि कानून के नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। हमारे लिए जिम्मेदारी की बात यह तय होनी चाहिए आज कि हमारे देश में अगर किसी भी गलत मादक द्रव्य के कारण किसी की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्यों सरकार इतना अपरिपक्व बयानबाजी करने में समय व्यर्थ कर रही है। वास्तविकता यह है कि सरकार की ही जिम्मेदारी है जिम्मेदारी तय करने की, और वो जिम्मेदारी किनकी तय होनी है। हम जो सवाल उठा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार व्यक्तिगत अपने ऊपर क्यों ले रही है। भाई, अगर आप फोटोबाजी से ही लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो फोटो दोनों तरफ से आ रही हैं, तो इससे कोई समाधान या इस पूरे प्रकरण की विवेचना सार्थक होती है तो मुझे लगता है कि इसी को सत्य मान लिया जाए। हमारा ये कहना है कि इस पूरे प्रकरण में जब सिंडिकेट 2018 से जहां से शुभम जायसवाल का नाम आ रहा है, उनकी फर्म का नाम आ रहा है, उसके अलावा जो फर्जी फर्में जो ईडी कह रही है 700 अधिक फर्में पूरे जो देश में अलग अलग शहरों में संचालित होती रहीं, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रग ऑफिसर्स कहाँ थे,
ड्रग कमिश्नर कहाँ थे जिनकी ये जिम्मेदारी, मूल जिम्मेदारी जिनकी है। सबसे बड़ी बात देखिए, हम कुछ पॉइंट्स पे, हम जैसे डिबेट, मैं कई दिन से इस बात को नोटिस कर रहा हूं कि हम प्रवक्ता आपस में लड़ने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता है कि जिम्मेदारी किसकी तय होनी चाहिए। इस सिंडिकेट को संचालित करने वाले वो अधिकारी जो कि लाइसेंस जारी कर रहे थे, जो कि बिना सत्यापन के अनुमति दे रहे थे व्यापार करने की। आप सोचिए, जीएसटी के लाइसेंस बने होंगे, आधार कार्ड बना होगा फर्म का, यकीनन जीएसटी नंबर भी क्रिएट हुआ होगा, उसके बाद करंट अकाउंट खुले होंगे, और उसके बाद अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था तो उसका कहीं ना कहीं गाड़ियों की बिल्टी वगैरह भी तैयार हो रही थी। तो ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर कहाँ था जिसकी जिम्मेदारी थी ऐसे ट्रांसपोर्ट अवैध आवागमन को पकड़ने की। उसके अलावा जिस तरीके से ये संचालन लगातार चलता रहा और अधिकारियों के नेक्सस ने इसमें कहीं ना कहीं अपने हाथों को पूरी तरह से मलाईदार रख करके उस मलाई का हिस्सा का वो खाते रहे बैठ करके, उन अधिकारियों पे तो कोई चर्चा ही नहीं है। इस प्रकरण को ध्वस्त कर देती उत्तर प्रदेश पुलिस अगर 1 साल पहले राजा आनंद ज्योति देव, आपको याद ही होगा वो प्रकरण बनारस वाला, जहां से इस पूरे मुद्दे की शुरुआत होती है। उनकी धर्मपत्नी उनकी मृत्यु के पश्चात 1 साल तक भटकती रही न्याय के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए। परिवार का आरोप था कि उनको विष दे करके मारा गया कॉफी में, लेकिन इस बात पे कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि वो कौन लोग थे जो एफआईआर दर्ज नहीं होने देना चाह रहे थे। अगर ये एफआईआर 1 साल पहले दर्ज होती तो मुझे लगता है कि ये प्रकरण, इस 1 साल में आप सोचिए कितनी दवाइयां बेची होंगी इन लोगों ने, और इस 1 साल में कितने बच्चे मरे होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर प्रदेश में नहीं मरे, मध्य प्रदेश में मरे, राजस्थान में मरे, कहीं अलग जिलों में मरे, अलग राज्यों में मरे। इस देश का हर नागरिक इस देश की सरकार के लिए, इस देश की सरकार के लिए भारत का नागरिक है, और भारत का एक, कहीं ना कहीं भारत की एक संविधिक परिधि का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि आज सबसे पहले इस बात को तय करने की जरूरत है कि सरकार किसी की हो, लेकिन अगर स्थिति यही रहेगी कि सिंडिकेट में अधिकारी इसी तरह से फलते फूलते रहेंगे और राजनीतिक दल आपस में लड़ते रहेंगे, तो वास्तव में न्याय किसे मिलेगा, इस बात को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। अब रही बात बुलडोजर की, हम बुलडोजर की मांग पहले दिन से क्यों कर रहे हैं? हम बुलडोजर की मांग पहले दिन से सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूर्ववर्ती में देखा गया कि सरकार जब दूसरे किसी अलग धर्म की बात होती है या सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, तो पूर्व में कई बार ऐसा देखा गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी का एग्जांपल आपके सामने था, ईडी की जांच हो रही थी और वहां बुलडोजर चल गया। तो मुझे लगता है कि हम तो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि आज तो हमने आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 2 दिन पहले ही कह दिया था, समाजवादी पार्टी का हो चाहे किसी अन्य दल का हो, चाहे वो कितना भी बड़ा रसूखदार हो, आप कार्रवाई कीजिए, क्योंकि इस देश की राजनीति अभी इतने निकृष्ट स्तर पे नहीं आई है कि मासूम बच्चों की मौत पे राजनीति की जाए और उस मौत को राजनीति का हिस्सा बनाया जाए, भले वो किसी राज्य में मरे हों। जिम्मेदारी हर राज्य की है कि ऐसे अधिकारियों के सिंडिकेट को ध्वस्त करे, और ये जो कोडिन भैया दुबई भाग के गए हैं, इनके प्रत्यर्पण की दिशा में क्या कार्य हो रहा है, इस पर भी चर्चा होनी बहुत जरूरी है। विवेक जी, रत्नेश जी से मेरा सवाल, रत्नेश जी, जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई ये जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तमाम ऐसे नाम, अमित यादव का ही नाम ले लीजिए, अमित यादव के साथ जिस तरीके से अखिलेश यादव की फोटो भी लगातार दिखाने की कोशिश की जा रही है, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अमित यादव वाराणसी कैंट से सपा का उम्मीदवार रहा है, लाइसेंस देने का काम करती है समाजवादी पार्टी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सब कुछ जब क्लियर है, सब कुछ जब एकदम साफ है, उसके बाद ये बुलडोजर वाली कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं की जा रही है? अब तो समाजवादी पार्टी खुद कह रही है कि भाई अगर ये हमारे से जुड़े हुए थे तो अब तक तो कार्रवाई कर देनी चाहिए, बुलडोजर चला देना चाहिए उनके घरों पर। प्रिया जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए प्रिया जी, अभी समाजवादी पार्टी के साथी ने तमाम सारी बातें कही, और अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनकी पार्टी के। अगर उनके साथ किसी आरोपी की फोटो नजर आ रही है तो डेफिनेटली उसमें ये होना चाहिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है आप अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, आपकी कहीं सरकार बनेगी तो आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए लाहौर में भी समाजवादी पार्टी सरकार फॉर्म करती है तो वहां भी सीएम कैंडिडेट अखिलेश यादव ही रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपके साथ फोटो आ रहे तो आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए ना कि किन परिस्थितियों में वो व्यक्ति वहां तक गया। बाकी सदन में इन्होंने ये मुद्दा उठाया, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब देते हुए सदन में कहा कि उत्तर प्रदेश में ना तो उससे एक भी मृत्यु हुई और एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में जवाब देते हुए बता दिया कि लगभग 79 एफआईआर की गई, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया,
जिसमें लगभग 80 के आसपास लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 600 से ज़्यादा फर्मों पर छापे मारे हैं। तो ये सारी प्रक्रिया जो कानूनी तौर पर है वो चल रही। और सबसे बड़ी बात, जब न्यायालय में इसके खिलाफ कार्रवाई की बात आई तो वहां पर यूपी सरकार को जीत मिली और यूपी सरकार को न्यायालय ने परमिट किया कि भाई आप कार्रवाई करिए। अब जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी कह रहे थे कि फला, इन्होंने तमाम सारी बातें बताई, इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित का मुद्दा है। तो अखिलेश यादव जी, भैया यूपी में आप यूपी विधानसभा में यूपी में हुई घटनाओं की बात करेंगे ना। आप मध्य प्रदेश में मृत्यु हुई, कहीं पर भी मृत्यु हुई, किसी भी प्रदेश में मृत्यु हुई, तो अभी तो संसद का सत्र चल रहा था, वहां अखिलेश यादव जी सोए हुए थे क्या? कांग्रेस पार्टी सोई हुई थी क्या? जब आपको राष्ट्रीय स्तर का यह मुद्दा लग रहा था, जब राष्ट्रीय स्तर का यह मुद्दा लग रहा था तो अभी चल रहा था पार्लियामेंट का सेशन, आपको वहां उठाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे तो संसद में उठेंगे ना, किसी प्रदेश की विधानसभा में थोड़ी ना उठेंगे भाई। आपने तो मंच ही गलत चुन लिया इस मुद्दे को उठाने का। तो विपक्षी दलों को तो यह भी नहीं पता है कि भैया कौन सा मुद्दा किस मंच पर उठना है। पहले तो ये लोग ये जान ले कि कौन सा मुद्दा किस मंच पर उठाना है। और अखिलेश यादव जी को मैं सही मानूं कि जो उन्होंने विधानसभा में उठाया, तो इसका मतलब कि अखिलेश यादव जी को नहीं पता था कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे विधानसभा में नहीं संसद में उठते हैं। और अगर मैं समाजवादी के साथी प्रवक्ता की बात मानूं तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को नहीं पता था कि मुद्दे कहां उठते हैं। इतना छोटा रह गया है क्या? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुई होगी तो बिल्कुल कार्रवाई की जाती है। आप मुझे एक चीज बताइए, आप सुनिए, अब मान लीजिए कि मैं अयोध्या का रहने वाला हूं, मैं अयोध्या कॉन्स्टिट्यूंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिया जाऊं, तो आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से सवाल पूछेंगे कि भैया वहां क्या कहते हैं, बिहार की कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है? मुझसे सवाल क्यों पूछेंगे आप ही बताइए। आप इस चैनल के एंकर हैं, प्राइम टीवी पे शो जा रहा है, तो प्राइम टीवी से आपसे पूछेंगे कि हम कोई नोएडा में बैठे हुए चैनल वाले से पूछेंगे कि प्रिया तिवारी शो क्यों नहीं कर रही है? रत्नेश जी, उत्तर प्रदेश का क्या कोई जिक्र नहीं है क्या? कोडिन कप सिरप? अरे भाई, तो कोडिन कप सिरप में उत्तर प्रदेश का जो जिक्र है उस पर हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है और ये लोग हंगामा मचाए जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष जो है वो मुद्दा विहीन है, इनको ये तक नहीं पता, मैं फिर डंके की चोट पे कर रहा हूं, विपक्ष को ये तक नहीं पता है कि कौन सा मुद्दा किस मंच पर उठाना है, और इसीलिए वो लगातार हार की कगार पे है। इन लोगों को पहले राजनीतिक रूप से ये सीखना होगा कि कौन सा मुद्दा किस मंच पर उठाया जाता है, और इसके लिए अगर विपक्ष के लोग चाहें तो सुनिए प्रिया जी सुनिए, उठाने लायक था, लेकिन अगर जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के साथी ने कहा वो फिर राष्ट्रीय मुद्दा था तो संसद में उठना चाहिए ना। यहाँ भैया विधानसभा में उठा के क्या मिल रहा है आपको? पूछ रही हूँ, क्या ये विधानसभा में उठाने लायक मुद्दा नहीं, विधानसभा में नहीं, विधानसभा में मुद्दा आपको जो उठाने लायक था, आपने मृत्यु का मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश में तो कोई मौत हुई नहीं, सिर्फ मौत का ही मुद्दा उठाया समाजवादी, बिल्कुल उठाया, और में एक बच्चा मरा है, बिल्कुल उठा। आप ये बताइए, ये कह रहे हैं औरैया में बच्चा मरा है और इनके नेता प्रतिपक्ष ने उस बच्चे का नाम नहीं लिया। अब मैं क्या मानूं कि नेता प्रतिपक्ष को नहीं पता है या समाजवादी पार्टी के साथ? देखिए बिल्कुल भैया, कहां मरा है आपके नेता प्रतिपक्ष ने क्यों नहीं उल्लेख किया? माता प्रसाद पांडे को नहीं, माता प्रसाद पांडे जी को यह सूचना नहीं दी क्या आपने? तो राजनीति मत कीजिए ना। अरे मैडम, कौन सी राजनीति है? मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कोई आपके नहीं, आपके भी मुख्यमंत्री हैं। हमारे नहीं है। कौन से मुद्दे? देखिए आप देखिए आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नहीं, मतलब आप उत्तर प्रदेश में नहीं आते। मैं कह रहा हूँ ना, हमारे नहीं है। अच्छा, मतलब आप समाजवादी सीमित दृष्टिकोण रख करके कोई रहेगा संवैधानिक पद पे, तो वो जिसके अरे भैया, सीमित दृष्टिकोण रखते हुए किन पार्टी की सरकारों ने काम किया सबको पता है। मुझे नहीं, अयोध्या में दंगे हुए और मुआवजा केवल कम्युनिटी को दिया गया, ये था सीमित दृष्टिकोण। प्रिया जी, मेरा एक निवेदन है, मैंने एक निवेदन आपसे किया था कि भारतीय जनता पार्टी को जो अहंकार है, कृपया हमारे विजुअल भी चला दीजिए। मेरा एक निवेदन है आपसे, बाकी आपका मंच है, आपकी इच्छा है। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि इनके जो सवाल हैं उसका जवाब ये स्वयं देख करके ये स्वयं देंगे, क्योंकि इनके अनुसार तो योगी जी को दूसरे राज्यों में प्रचार करने भी नहीं जाना चाहिए। तर्क तो ऐसे ही प्रस्तुत हो रहे हैं। अरे भाई, हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी पार्टी के नेता हैं, वो बिल्कुल जाएंगे। ठीक है, विवेक जी अपनी बात रख दीजिए। अब बिहार उत्तर प्रदेश मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि इस चर्चा को आगे तभी बढ़ाया जा सकता है जब दोनों पक्ष की विजुअल्स जो हैं आपके मंच पे आ जाएं, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि भाजपा के जो हमारे साथी हैं उनको ये नहीं पता है। वो विजुअल्स भी आप स्क्रीन पर चलवा देंगे, लेकिन विवेक जी, ये जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि आज विधानसभा के अंदर मौत का ही सिर्फ जिक्र किया समाजवादी पार्टी ने, उसके अलावा कोई ये क्या मुद्दा तो राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा था, विधानसभा में क्यों मौतों का जिक्र कर रहे हैं? ये अगर इसको राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा नहीं मानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आतंकवाद है, इकोनॉमिक ऑफेंस है, साइबर अटैक है और नेशनल लाइफ थ्रेट है, अगर किसी भी तरह की नेशनल ड्रग इश्यूज हैं, तो मुझे लगता है नेशनल मुद्दे ही होते हैं।
ठीक और है। अगर नेशनल मुद्दा नहीं होता तो ईडी की एंट्री भी नहीं होती है इसमें शायद। तो फिर क्योंकि आपको मेरी बात आ जाए, संसद में अरे मेरी बात आ रतन जी, जाए, सुन मेरी लीजिए, बात आ ठीक है। जाए, अरे सुन मैडम, लीजिए। मैं भी तो नहीं नहीं, छोटा सा देखिए, काउंटर अरे है मेरा। आऊंगी अरे ना नहीं आपके नहीं, पास। बोल लेने अभी दीजिए, बहुत तब समय करिए, है, रतन अदरवाइज जी। बीच में इंटरप्ट करने से आपकी भी डिबेट खराब होगी, मेरी भी बोलिए खराब होगी। बोलिए बोलिए। भाई संसद में मोदी जी को वंदे मातरम पे बहस करनी थी 10 घंटे, और वंदे मातरम के बाद किस तरह से वो तुरंत भाग लिए वहां से, संसद से बाहर निकल गए, ये भी तो लोगों ने देखा। और उसके बाद किस तरह से संसद को संचालित नहीं होने दी गया, समय को सीमित कर दिया गया, ये भी लोगों ने देखा। 10 सेकंड का टाइम मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर भाजपा के प्रवक्ता यहां बैठ के ये बात कह रहे हैं कि ये नेशनल इशू नहीं है, तो इसको रिकॉर्ड पे लेकर के कल इसको भी चला दीजिएगा। बिल्कुल अब मेरा एक छोटा सा काउंटर है प्रिया जी। बोलिए। इन्होंने कहा कि वंदे मातरम पे चर्चा हुई, वंदे मातरम पे चर्चा कराए जाने की सबसे ज्यादा मांग विपक्ष ने की। हमने नहीं की थी, अरे भाई क्यों नहीं करा? नहीं की भाई, थी। आप कांग्रेस के साथ नहीं की गठबंधन थी। है। हमने आप नहीं इंडिया की थी। गठबंधन- मैं आपके हमने बीच में नहीं की बोला थी। था। यहाँ कांग्रेस के आप प्रवक्ता नहीं है। नहीं सुनिए, आप इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या नहीं? यहाँ कांग्रेस प्रवक्ता आप नहीं इंडिया है, गठबंधन यहाँ का कांग्रेस हिस्सा के है या प्रवक्ता नहीं है। आप इंडिया गठबंधन अब का आप हिस्सा है या डीरेल नहीं? कर रहे हैं, प्रिया जी, नहीं, आप नहीं, तो क्या समय कर कर रहे हैं, भाई? डीरेल कर मतलब रहे हैं डिबेट को। विपक्ष जब धरना एक तो आप प्रदर्शन करना होगा, एक तो आप नेशनल इशू नहीं मानते इस विषय को। मतलब अरे जब आप धरना मुद्दे की बात रखिए मैडम, ना। छोटा सा सवाल है, क्या सपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा है या इनको नहीं? लगता है कि इससे इनके तर्क मजबूत हो सपा- जाएंगे। मुझे सपा- लगता है ये नहीं, बहुत ही मैं- गैर जिम्मेदाराना भैया, वक्तव्य है। आप आपके पास आपने 10 सेकंड का समय फिर मांगा कह था, रहा हूं। मैंने कोडिंग आपकी सीरत बात के मुद्दे को रखी। गांड बना दिया, उसको गलत मंच ठीक पर है। उठा आप दिया। लीजिए, गलत मंच पे उठा आपने दिया। गलत मंच पर इनके उठा दिया, नेता गांड पूरे बना दिया। देश में एक प्रचार बात करके हो गया, ये सरकारें मुद्दा बनवा रहे हैं कितना जोड़ बड़ा तोड़ था, के। कितना छोटा था भाई सरकार के सरकार लिए। वो जायज है, जनता के लेकिन वोट इस से। मुद्दे को नेशनल इशू नहीं मानेंगे। भाई जनता के बच्चों वोट की से मौत हो रही है देश में, वो नेशनल इशू नहीं होगा हमारे भाई लिए। आपने क्यों नहीं संसद में उठाया? क्यों उठाए भाई? क्यों नहीं उठाया? विधानसभा में उठाने लायक मुद्दा नहीं था ये। रत्नेश जी, एक सेकंड मेरी बात सुनिए आप। चलिए इनको विपक्ष का वंदे काम भी मातरम अभी कर ले। वंदे मातरम पे चर्चा करनी थी। अरे भाई, इनको वंदे मातरम पे चर्चा करनी थी। चलिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे मर रहे थे, ठीक है। उनकी हिस्सेदारी अरे वेट हो रहा है, ये चाहते हैं कि वेट हो रहा है। विवेक जी, मौत हो जाती ना, वो एक सेकंड रुकिए। भाई क्यों नहीं बाइकआउट किया? अरे सर, क्यों नहीं वंदे बीएलओ मातरम की मौत पे आपने क्या किया? भाई बीएलओ की मौत पे आपने क्या किया? वापस मुद्दे पर आइए, ठीक है। हमने सहायता राशि दी, जिम्मेदारी इनकी थी, सहायता हम कर रहे थे। चलिए ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि ये मामला ही नहीं था विधानसभा में उठाने लायक का, ठीक है नितिन जी, चलिए ठीक है, ठीक है, आऊंगी आपके पास, आप दीजिएगा, ठीक है रत्नेश जी प्लीज, मत करिए। आऊंगी आपके पास, ठीक है, वो मुझे मत बताइए, ने कहा कि ये राष्ट्रीय भाजपा के मुद्दा है। प्रवक्ता इसे ठीक है। नेशनल इशू नहीं मानते। बिल्कुल। भाजपा अरे के आऊंगी प्रवक्ता आपके फिर पास, बोल रहे हैं, फिर बोल आऊंगी रहे हैं। आपके पास, ये आप बताइएगा नेशनल विधानसभा में उठाने लायक मुद्दा था या फिर नहीं था, भारत ठीक के है राज्यों में बच्चे मर रहे हैं, नितिन नेशनल इशू जी। नहीं है। अरे भाई तो भाजपा कौन की है? चलिए, सरकार ठीक के है। लिए आर्थिक इशू है। वो समझ गए, वो आपके बयानों से समझ में आ रहा है रत्नेश जी, ठीक है ठीक है और अखिलेश नितिन जी। यादव जी की उस अपराधी के साथ फोटो है, क्यों नहीं देखिए कह जो रहे तमाम भैया? ये इस तरीके से, अरे ठीक है रत्नेश जी, आऊंगी आपके पास, प्लीज इस तरीके से डिबेट मत कीजिए, ये फोटो बहुत कर रहा है, मैं फिर कहूंगा विजुअल चलवा दीजिए। अरे बिल्कुल आप विजुअल ही चलवा रही हूँ मैं दिखा आपके, दो, ठीक है रत्नेश जी, अरे आप पार्टी रत्नेश जी, के ठीक है। प्रवक्ता आप रत्नेश जी, आपको ठीक पार्टी है। को डिफेंड करना है। ये- आप अपनी पार्टी को डिफेंड करने के मामले में आप फोटो मर्यादा के दिखा बाहर है। जा रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ मैं बेहतर जानता हूँ, लेकिन आपके तर्क ठीक है दुनिया विवेक जी, देख रत्नेश रही जी, वो ठीक क्या है समझ रहे हैं, ठीक है, क्या आऊंगी समझ आपके रहे हैं, पास, वो बहुत नहीं समय दिया रत्नेश जी, 10 सेकंड का समय मांगा था, मैंने 10 सेकंड का समय दिया आपको, ठीक है ठीक है आप आत्ममुग्ध है क्या? ठीक है आप आत्ममुग्ध नितिन जी, जनता के बीच जाते हैं, इस पर भी राजनीति का स्तर इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया, आपने कहा ना अरे कि रत्न- मैं- बोले तो संवेदनशील आपने इशू क्यों बोले, नहीं संसद नेशनल में इशू उठाया नहीं है, भाई? ये नेशनल इशू नहीं है। इसलिए विधानसभा को भी सीमित कर दिया, विवेक जी। उसका भी समय सीमित कर दिया इन्होंने। ठीक है, मेरी आवाज तो मिल ही रही होगी, डिसाइड करेंगे मेरी कि आवाज आप क्या पहुंच नहीं रही क्या आप जीत तक? भी मेरी, पट भी मेरी, आप उल्टा चोर कैसे कोतवाल को decide- डांटे, रत्नेश जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रत्नेश रत्नेश जी। जी हाउस कैसे चलेगा? ठीक है ये तो स्पीकर ठीक डिसाइड है करेगा ना। ठीक है स्पीकर नितिन जी, अरे भाई स्पीकर सब किसी का अरे नहीं रत्नेश जी, होता। ठीक है। स्पीकर सबके लिए काम करता है। ठीक है मतलब आपका स्पीकर भाजपा वाले के लिए काम नहीं वो करता दिखाई ना? दे रहा है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। ठीक है निवेदन है, तीसरे का भी सवाल लेने दीजिए, अपना सवाल दोहराएं। ठीक है नितिन जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है इस पर भी काफी राजनीति इतनी ज्यादा बढ़ गई, इस पर भी जब सवाल रखे जाए, कोडीन कफ सिरफ का मामला इतना बड़ा मामला है, इतना गंभीर मुद्दा है, तमाम ऐसे बच्चे जिनकी जान देखिए किस तरीके से खतरे में थी, और उसके बाद इस तरीके से इस पर राजनीति करना। देखिए प्रिया जी, ना सिर्फ ये बेहद बड़ा मामला है बल्कि संवेदनशील भी बिल्कुल। है और इंसानियत को लेकर के है। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के भीतर कहा कि उत्तर प्रदेश में कफ सिरप से किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई है, वो एक अलग पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर क्या किसी तरह का अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? नंबर एक। नंबर दो,
जिस तरह के आरोपी अब तक पकड़े गए हैं, जिनकी हिरासत में है और जो पकड़े जाने हैं, जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो तमाम तरह के आरोप लगाती है कि इन अमुक नेता के साथ में कप सिरप कांड के आरोपियों की तस्वीरें हैं। लेकिन तस्वीर हो जाना सिर्फ आरोप सिद्ध नहीं करता कि ये अखिलेश यादव उसमें आरोपी हैं। सवाल ये है कि आखिरकार अमित सिंह टाटा, आलोक सिपाही, तमाम उनके जो आका या जो बाहर भाग गए विदेश में, उनके तार कैसे जुड़े रहे। 11 सालों से 12 सालों से उत्तर प्रदेश देश में केंद्र की सरकार है बीजेपी की, उत्तर प्रदेश में 8 सालों से सरकार है। आखिरकार एक मात्र सिपाही जिसकी मात्र 20-30 हजार रुपए तनख्वाह होती है, वो आखिरकार आलीशान कोठी में कैसे पहुंचा, उसने कैसे इतनी अकूत दौलत इकट्ठा करी। अमित सिंह टाटा, उसके पास करोड़ों रुपए कहां से आए, आखिरकार ये खजाना कहां से आया, इस तरह का सिंडिकेट कितने सालों से चल रहा था, इस पर योगी सरकार ने अब तक क्या कार्रवाई की है वो बताना चाहिए। बहरहाल आने वाले समय में क्या कार्रवाई हो सकती है उसको लेकर के सरकार ने सदन में जरूर इशारा किया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जिसको लेकर के समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या अन्य दल, सभी लोगों की एक राय है कि आखिरकार जो भी इस कांड से आरोपी जुड़े हुए हो उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके घरों पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला, उस पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह की कोठी लखनऊ के भीतर देखने को मिली है, वीवीआईपी इलाका है, पॉश इलाका है, वो एक आलीशान कोठी जिसको लेकर के पूर्व चीफ सेक्रेटरी ने भी कहा कि मैं पूरे जीवन भर नौकरी किया, आईएएस अधिकारी रहा, चीफ सेक्रेटरी रहा, तमाम बड़े पदों पर रहा। पूर्व डीजीपी ने कहा कि मैं डीजीपी से रिटायर हुआ और मेरी कोठी अब तक ऐसी नहीं बन पाई। आखिरकार उत्तर प्रदेश पुलिस का एकमात्र छोटा सा सिपाही, अदना से सिपाही, इस तरह की कोठी करोड़ों रुपए की कैसे अर्जित कर लेता है, किस वजह से अर्जित कर लेता है और उसको कौन बचा रहा है, ये सारी बातें सामने आना चाहिए। ठीक है नितिन जी, ठीक है। रत्नेश जी, आज जो 2 नमूनों का जिक्र किया गया, ये 2 नमूने कौन है जो सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठते हैं, एक लखनऊ में बैठते हैं, जब भी कोई महत्वपूर्ण चर्चा होती है विदेश भाग जाते हैं। ये 2 नमूने दिल्ली और लखनऊ वाले, इनका नाम भी ले लेते फिर तो इतने जो कयास लगाए जा रहे हैं वो भी दूर हो जाते। सपा विधायक अतुल प्रधान ये कह दे रहे हैं कि वो जो गुजरात के 2 लोग हैं ना, ये उन्हीं 2 नमूनों की बात हो रही है। अतुल प्रधान जी की स्थिति क्या है और क्या वो माननीय प्रधानमंत्री जी पे और माननीय अमित शाह जी पे ऐसी टिप्पणी करने लायक हैं भी या नहीं, उनको खुद देख लेना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिन 2 नमूनों की बात की प्रिया जी, वो प्रदेश और देश की जनता समझ गई किसकी बात कर रहे हैं। राजनीति में बहुत सारी चीजें सांकेतिक रूप से पहुंचाई जाती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और देख लीजिए, जिनको टारगेट किया उनका तो उस पर तुरंत प्रत्युत्तर आ गया। हमने तो किसी का नाम लिया नहीं था, तो प्रत्युत्तर देने वाले तक बात पहुंच गई ना कि भैया नमूना कौन है। तो वो बहुत सारी चीजें बोली नहीं जाती हैं और बहुत सारी चीजें राजनीति में कही भी नहीं जाती। और यही बात मैं कर रहा हूं, विपक्ष के लोगों को यही सीखना है कि भैया बिना बोले और बिना कहे अपनी बात कैसे जनता तक पहुंचा देनी है। और वो अगर उनको उनके पार्टी के लोग नहीं सिखा पा रहे हैं तो आइए, आपके भारतीय जनता पार्टी की कार्यशालाओं में आपका स्वागत है। चलिए आप हमसे ही राजनीति सीख कर चले जाइए, आइए हमारी कार्यशालाओं में बैठिए, हमारे कार्यकर्ताओं को जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसमें आए बैठिए, और जो सकारात्मक राजनीति करने के जो दांव पेच हमको सिखाए जाते हैं आपको करिए। क्योंकि आपके यहाँ तो प्रशिक्षण नाम की कोई चीज है नहीं, ना तो कांग्रेस पार्टी में है, ना आरजेडी में है, ना सपा में है। वहां क्या है, भैया जिंदाबाद, भौजी जिंदाबाद, दादा जिंदाबाद, चाचा जिंदाबाद, और आपका जिंदाबाद होता रहेगा। जब तक ये पार्टियां चाचा जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, भौजी जिंदाबाद और दादा जिंदाबाद, और दादा का लड़का जिंदाबाद, दादा का नाती जिंदाबाद, ठीक है, दीदी जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद, राजमाता जिंदाबाद से बाहर नहीं जाएंगे, तब तक इनको राजनीति समझ में नहीं आएगी। शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है क्या? क्योंकि ये खरमास भी चल रहे हैं, तो क्या इसका ये सोच रहे हैं क्या कि खरमास निपट जाए तब हम शुभ काम करें, बुलडोजर चलवाए, या फिर भाई चुनाव का इंतजार? मैडम बुलडोजर निश्चित चलेगा, और जिस दिन बुलडोजर चलेगा, जब आरोप सिद्ध हो जाएंगे बुलडोजर चल जाएगा। भाई जांच चल रही है, जांच चल रही है, जैसे ही दोषी सिद्ध होंगे उनके ऊपर बुलडोजर चल जाएगा। अब सुनिए, अभी हम बुलडोजर चला देंगे तो यही विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन लेके चिल्लाने लगेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने तो दोष सिद्धि के पहले मना किया है बुलडोजर चलाने को। क्या फर्क पड़ता है, विपक्ष कुछ भी करे। अच्छा, तो विपक्ष इस बात को सुनिए प्रिया जी, मैं चुनौती देता हूं विपक्ष इस बात की, सुनिए, विपक्ष सदन में, विपक्ष के नेता सदन में इस बात की गारंटी दे दे कि अगर बुलडोजर की कार्रवाई होती है तो उस पर सवाल नहीं उठाएंगे, हमारी सरकार तुरंत कार्रवाई कर देगी। क्योंकि यही विपक्ष के लोग सेलेक्टिव तरीके से
जब अरे लगता है कि इनका आरोपी वोट बैंक हैं, सुनिए तो प्रिया जी, जब आरोपी इनका हैं, वोट बैंक इतने बड़े प्रभावित कांड में होगा, सम्मिलित है, आप विपक्ष की बात सुनेंगे कि भाई वो कुछ कहना दे भाई, इसलिए हम भाई बुलडोजर बिल्कुल चलाएं, कहेंगे। क्या बयान यही कर लोग रहे हैं? यही लोग हमको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन बता के घेरेंगे। तो बताने दीजिए ना। अरे भाई तो सरकार किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट फंक्शन की करेगी गाइडलाइन इसको बता देंगे वो, कुछ प्रिया भी कहे जी, विपक्ष प्रिया आपके जी, डर जाएंगे। प्रिया जी, अखिलेश यादव से डर हो ने गया आज कि के 2 समाजवादी साल पार्टी पहले, से डर हो गया। अखिलेश यादव ने आज के 2 साल पहले इसी तरह सदन में कहा था, और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मिला दिया कि नहीं मिला दिया बताइए। उसी प्रकार इस कोडिन माफिया को, उसी प्रकार कोडिन माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आज मुख्यमंत्री जी ने इसकी रूपरेखा तय कर दी। अरे मैडम सुन तो लीजिए, आज मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में इसकी रूपरेखा तय कर दी है। कोडिन सिरप का माफिया भी मिट्टी में मिलेगा, लिख के ले लीजिएगा। लिख लिया, लेकिन कब मिलेगा ये भी बता दीजिए। अरे हमने कहा था ना मिट्टी में मिला देंगे, मिला दिया ना, किया कि नहीं किया आप बताइए। बात बहुत होती है ना। नहीं, हमने कहा भाई किया कि नहीं किया। हमने कहा था कि जो पोषित मिला माफिया देंगे, उनको किसका मिट्टी मिला इंतजार है? देंगे, खरमास तो खत्म होने का इसको भी इंतजार मिला कर रहे हैं देंगे। कि भैया अरे चुनाव भाई नजदीक आ कानूनी जाए तो हम प्रक्रिया भी से, फोटो अरे मैडम खिंचवा के बता देंगे। मैडम हम किस कोई चीज का हवन थोड़ी इंतजार? करने जा रहे हैं, हम कोई शादी थोड़ी करने जा रहे हैं कि हम खरमास देखेंगे। तो बहुत- हम तो कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं, वहाँ बहुत खरमास कुछ- और मलमास से काम नहीं चलता है। ये तो हमने कहा है कि टंकी की चोट, इंतजार इतना मानते करिए, खरमास, इंतजार करिए। अगर तमाम आपके इसी फैसले रोक चैनल देते, पे, तमाम फैसले अगर रोक देते। सुन लीजिए मैडम, अगर आपके इसी चैनल पे समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता चीखते चिल्लाते और बिलबिलाते ना नजर आए उन माफियों को प्रोटेक्ट करते हुए और डिफेंड करते हुए, तो कहिएगा ठीक है, ऐसी विवेक जी, कार्रवाई करेंगे। बुलडोजर चलेगा तो फिर चीखने चिल्लाने लगेंगे। देखिए करें तो करें क्या आखिर सरकार? पहली बात तो हमारे एक मित्र ने एक बात कही कि हमारी कार्यशाला में आकर के राजनीति सीखिए कैसे की जाती है। इतनी संस्कारहीन अगर शब्दों की वक्तावली सुनने के बाद मुझे लगता है कि हम संस्कारों वाली राजनीति करते हैं। कम से कम ये इस तरह के संस्कारहीन शब्दों का प्रयोग विपक्ष के नेता का नाम लेकर के और उनको केवल आलोचित करना बिना तथ्यों के, बिना प्रमाण के, तो मुझे लगता है कि ये इनकी कार्यशाला इन्हीं को मुबारक हो। मैं अगर आदरणीय योगी जी का नाम लूंगा तो उनके नाम के आगे जी लगाता हूं। अभी भी मैं चाहूं तो उनका नाम ले सकता हूं, लेकिन क्या है कि हमारे संस्कार इसकी इजाजत नहीं देते। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को, भाजपा के प्रवक्ताओं के संस्कार जो उनकी कार्यशाला में दिए जाते हैं, आपको मुबारक। आपकी कार्यशाला से हम दूर रहें, वही हमारे लिए अच्छा है, वरना हम संस्कार विहीन हो जाएंगे। दूसरी बात पे आएंगे, परिवार विहीन लोगों पे चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं होता। किसकी जय होती है, किसकी जय नहीं होती है, ये परिवार विहीन लोगों से अगर हम सीखने लगें तब तो मुझे लगता है कि हम सामाजिक दायित्वों के बाहर चले जाएंगे, सामाजिक उन्मुखता के बाहर चले जाएंगे, और जो समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां हैं उसके बाहर हो जाएंगे, जैसा कि वर्तमान में देखने मिल रहा है। आप बोल लेने दीजिए मुझे, रुक जाइए, बोल लीजिएगा आप भी, इतना देर आपने बोला ही है। सबसे बड़ी बात बुलडोजर की बात आ रही है। इतना ओवर कमिटमेंट, ऐसे ही ओवर कमिटमेंट जब ये कमिटमेंट कर रहे थे, मुझे मोदी जी के वो वक्तव्य याद आ रहे थे जब वो चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, रुपया कैसे गिरता है मुझे पता है। आज देखिए जितने मुद्दों पे वो आए थे सरकार बना करके, मोदी जी, योगी जी, उन्हीं मुद्दों के विपरीत कार्य हो रहा है और जनता सवाल पूछ रही है, लेकिन वो सवाल कानों तक जा नहीं रहा है। कारण है इनकी कार्यशाला। इनकी कार्यशाला, इन्होंने आज उदाहरण प्रस्तुत कर दिया आपके सामने कि इनकी कार्यशाला में क्या सिखाया जाता है। जनता के मुद्दों से सरोकार नहीं है, विपक्ष के प्रति सम्मान नहीं है, केवल और केवल राजनीतिक बयानबाजी करनी है, बेअंदाज तर्क प्रस्तुत करने हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, सांकेतिक भाषा की बात हो रही थी ना, तो ये संकेत तो दिल्ली, लखनऊ में इनके राजनेता कई बार दे चुके हैं। कौन किसको संकेत दे रहा है, कौन किसको संकेत के माध्यम से क्या समझा रहा है, तो ये हालांकि इनके आंतरिक गुट का विषय है, मैं उस पर भी ज्यादा चर्चा करके आपके मंच का समय खराब नहीं करूंगा। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैं फिर कहता हूं, कोविड के तार जो जुड़े हैं, ये अगर राजा ज्योति आनंद ज्योति सिंह जी की मौत के समय अगर वो FIR दर्ज हो जाती 1 साल पहले वाराणसी में, तो मुझे लगता है कि ये 1 साल पहले ही इस सिंडिकेट का खुलासा हो जाता। इस सिंडिकेट का खुलासा 1 साल पहले हो सकता था। लेकिन अभी तक इस पर चर्चा नहीं हो रही है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने उस FIR को दर्ज नहीं होने दिया। और मैं कहता हूं कि बड़ी BNS आ गया, CRPC की व्यवस्था को बदला गया, BNS आ गया। लेकिन क्या कारण है कि BNS आने के बाद जो BNS के प्रावधान है उनके भी विपरीत जाकर के पुलिस अभी भी काम कर रही है? इसकी जिम्मेदारी तय क्यों नहीं हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश में कार्यकारी DGP देने का यही कारण है कि किसी की जिम्मेदारी तय ना हो, कल को भविष्य में किसी का गला न फंसे किसी प्रकरण में, कल को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सामने फटकार ना खानी पड़े, कल को किसी को जेल ना जाना पड़े? देखिए एक बात समझिए, आज तक ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं, किसी प्रदेश में नहीं है जहां कार्यकारी DGP से कानून व्यवस्था को संचालित किया जाता है। और ये शायद मुझे लगता है अगर ये थोड़ा भी कानून व्यवस्था के बारे में जानते हो तो इनको समझ में आता, इनको भी समझना चाहिए कि ये कितनी गैर जिम्मेदाराना रवैये की बात है कि एक
कार्यकारी डीजीपी से आप पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग और उसकी कानून व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, जिसकी की रिटायरमेंट या उसके सेवानिवृत्ति के बाद कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। तो मुझे लगता है इस पर भी जवाब देना चाहिए, इस पर भी चर्चा होने की आवश्यकता ठीक है विवेक जी। रत्नेश जी आऊंगे आपके पास, लेकिन नितिन जी से मेरा ये सवाल, नितिन जी जब सब कुछ क्लियर है, जब सब कुछ पता है कि जो आरोपी है वो कैसे समाजवादी पार्टी के लोगों से जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं एक बड़ा कनेक्शन है, ट्रांजैक्शन भी बता दिया गया कि ऐसे ट्रांजैक्शन है जो पार्टी की तरफ से दिए जा रहे हैं, ऐसे तमाम, लेकिन आखिर इंतजार किसका किया जा रहा है? प्रिया जी, मेरी रिक्वेस्ट है कि विजुअल चलवा दीजिए आप हमारे, बिल्कुल प्लीज। विजुअल मैंने पहले भी चलवाए हैं और हाँ, क्योंकि अभी लगातार मैं देख रहा हूँ कि हमारे विजुअल्स आ नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल वो विजुअल्स चलाए जाए जी ठीक है। देखिए विजुअल्स भी चल गए हैं, लेकिन जवाब लेना चाहूंगे नितिन जी से। नितिन जी बिल्कुल, देखिए प्रिया जी, सवाल इसी बात का है आखिरकार, और इसी जवाब के इंतजार में जो विपक्ष की पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसका भी है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, कौन लोग जिम्मेदार हैं। ये पहला ऐसा सिंडिकेट है उत्तर प्रदेश में जिसको लेकर के विपक्ष भी उत्साहित है, सत्ता पक्ष भी उत्साहित है कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार इनको बचा कौन रहा है, कौन ऐसा इनके माफियाओं का सरगना है, कब सिर्फ माफियाओं का सरगना है, कौन से ऐसे ईडी माफियाओं का सरगना है जो इनको बचाया जा रहा है। इतने सालों से सिंडिकेट चल रहा है, जो व्यक्ति 20-30 हजार रुपए तनख्वाह पाता था वो आज करोड़ों रुपए की कोठियों में घूम रहा है, लग्जरी कारों का काफिला लेके चल रहा है। सबसे बड़ा खुलासा आज भी हुआ है प्रिया जी की कल बेकायदा ईडी की टीम ने अनऑफिशियली ये अनाउंस किया है कि जो सिंडिकेट से जुड़े लोग हैं वो एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी से उनके सारे जो उनके नुमाइंदे हैं, जो उनके सिंडिकेट को आगे बढ़ा रहे थे, उन सबको चुनाव लड़ाने की तैयारी थी। 27 के चुनाव को लेकर के बेकायदा एक क्षेत्रीय पार्टी को 50 लाख रुपए टोकन मनी भी दे दिया गया और यह कहा गया कि जितने भी उनके गुर्गे हैं उनको अमुक अमुक विधानसभा सीट से उनको प्रत्याशी बना जाए ताकि वो माननीय बन सकें, माननीय सफेदपोश बन सके। यानी कि जितना भी उन्होंने अब तक काला धंधा किया है, अब तक काला चिट्ठा इकट्ठा किया है, जो भी उन्होंने अवैध संपत्तियां अर्जित की हैं, जो भी उन्होंने काले कारनामे किए हैं, वो पूरी तरीके से ढक सकें। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कवर अप दिया जा रहा है और कैसे स्टेप बाय स्टेप एक एक चीजों को ढका जा रहा है कि आखिरकार इन सब लोगों को अगर माननीय बना देंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनका एनकाउंटर नहीं हो सकेगा, आने वाले समय में वो जेल नहीं जा सकेंगे, आने वाले समय में उनकी कोर्टें अलग होंगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगी। तो इस तरह के तमाम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को जरिए इन पूरे माफियाओं को बचाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे लग रहा है कि आज अगर योगी आदित्यनाथ जी ने सदन के भीतर कहा है कि अगर कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से सपा के पेट में दर्द ना उठे, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी इस बहुप्रतीक्षित कार्रवाई का इंतजार करना चाहिए। सवाल नितिन जी से, नितिन जी इसमें ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें जातिवादी मानसिकता तो नहीं है, क्योंकि 2025 का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 2025 में अब तक सरकार 24 लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर चुकी है, जिनमें से 22 ऐसे मामले हैं जो दलितों और पिछड़ों के ऊपर किए गए हैं। तो क्या ये कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता भी तो नहीं है? प्रिया जी, जो आंकड़े हैं उसके आधार पर मैं एकदम फ्रैंकली कहना चाहता हूं कि आज भी सदन के भीतर मुख्यमंत्री जी ने नाम लिया है तमाम आरोपियों का। तो मुझे लगता है कि जातिवादी फैक्टर उत्तर प्रदेश में बहुतायत में चल रहा है और जातीय मानसिकता को लेकर के कार्रवाई अब तक न सिर्फ देखी गई है बल्कि लोग समझ रहे हैं। आज भी सदन के भीतर नेता सदन ने तमाम ओबीसी कोटे से आने वाले यादव आरोपियों के नाम लिए और उन आरोपियों का नाम नहीं लिया जिनको लेकर के अब तक पूरी की पूरी कहानी गढ़ी जा रही है और पूरा का पूरा उनको एक चेहरा उड़ाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे ये बच जाएं। तो जाहिर सी बात है, हर कोई समझता है, हर कोई समझदार है। मुझे लगता है कि अगर राज्य सरकार समय रहते कार्रवाई करती तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दखल न देना पड़ता, उनको अकाउंट खाते सीज न करने पड़ते, उनको छापेमारी न करनी पड़ती। क्योंकि आप ये भी देखिए प्रिया जी कि जिस तरीके से पूरे के पूरे सिंडिकेट का एक खुलासा हुआ है, उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने स्तर से कोई भी कार्रवाई नहीं की है, कोई भी छापेमारी नहीं की है, कोई भी किसी तरह की कोई बरामदगी नहीं की है। सिर्फ एफआईआर, चूंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी कार्रवाई कर चुकी थी, छापेमारी कर चुकी थी, पूरे नेक्सस का खुलासा वो कर रही है। इससे बचने को लेकर के उत्तर प्रदेश पुलिस ने सिर्फ बैकअप दिया है, वरना यूपी पुलिस अगर चाहे तो उसके बगैर एक चौराहे पर गुमटी भी कोई नहीं रख सकता। और ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस का एक सिपाही हजारों करोड़ों का कैसे व्यक्ति बन गया, कैसे उसके सरगना खुलेआम घूम रहे हैं, कैसे हजारों करोड़ रुपए की गाड़ियों का काफिला उन पूरे नेक्सस के लोगों के पास में है और कैसे उत्तर प्रदेश से एक आरोपी निकल करके दुबई चला गया। प्रिया जी बिल्कुल, रत्नेश जी बोलिए। देखिए, मैं चाहूँगा कि इंटरप्शन ना हो, मैंने दोनों को बहुत शांति से सुना है। हमारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने साथी ने कहा कि परिवार विहीन लोगों पर चर्चा ना की जाए, तो मुझे लगता है कि आज से राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर कोई चर्चा समाजवादी पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि उनका भी कोई परिवार नहीं था, वो भी अविवाहित थे। आज के बाद से एपीजे अब्दुल कलाम पर समाजवादी पार्टी कोई चर्चा नहीं करेगी, ना ही उनको चर्चा लायक समझेगी, क्योंकि उनका भी परिवार नहीं था, वो भी अविवाहित थे।
ठीक है, इस देश में परमाणु परीक्षण करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी अविवाहित थे। इस देश के लिए अविवाहित रहकर देश सेवा करना ये सबसे बड़ा त्याग होता है, और ये त्याग केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और भारतीय जनता पार्टी के अनुशंसित संगठनों से आने वाले कार्यकर्ताओं में ये ताकत है। आज भी हमारे यहाँ संगठन में जब आप जाएंगी प्रिया जी, तो हमारे प्रदेश का जो संगठन महामंत्री होता है वो अविवाहित प्रचारक होता है। हमारी पार्टी का जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री होता है वो अविवाहित प्रचारक होता है। इस पूरे मानव जीवन का सबसे कठिन निर्णय होता है अविवाहित रहते हुए अपने जीवन को राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित कर देना और भारत माता के चरणों में अपने जीवन को दे देना कि भारत माता अब पूरा जीवन आपके लिए है। एक भी विपक्ष का कोई ऐसा नेता मुझे बता दीजिए जिसका परिवार लग्जरी लाइफ ना जी रहा हो, जिसका परिवार क्या कहते हैं करोड़ों और लाखों और अरबों की संपत्तियों का मालिक ना हो। और जब समाजवादी पार्टी के साथी ने बात कह ही दी है तो मेरा भी सवाल है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, संस्थापक थे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, ठीक है, वो एक साधारण से टीचर हुआ करते थे। एक विधायक की जो सैलरी होती है, एक विधायक मुख्यमंत्री का जो वेतन होता है, अगर पूरे जीवन का वेतन भी जोड़ लिया जाए तो जितनी संपत्ति अखिलेश यादव की पैतृक आज छूट के गई है मुलायम सिंह यादव के नाम पे, उसका 10% भी संपत्ति नहीं बनी। तो क्या मुलायम सिंह यादव ने भ्रष्टाचार करके संपत्ति बनाई थी और क्या अपने परिवार वालों के लिए बनाई थी? और दूसरी बात, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैंने आपको बहुत शांति सुना था, आप भी सुनिए। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैं पूछ रहा हूं कि जो विवेक पांडे जी यहां पर बैठकर अखिलेश यादव की पैरवी कर रहे हैं, क्या अखिलेश यादव किसी ब्राह्मण को, अगर जातिवादी मानसिकता की बात नहीं है तो क्या अखिलेश यादव किसी ब्राह्मण को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे? क्या अखिलेश यादव किसी क्षत्रिय को अपनी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे? क्या अखिलेश यादव गैर मुलायम यादव परिवार के किसी एक व्यक्ति को राज्यसभा या लोकसभा में सांसद बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। और अगर ऐसा है तो मेरे समाजवादी पार्टी के साथी बताएं कि लोकसभा में एक ऐसा सांसद जो मुलायम सिंह का रिश्तेदार ना हो, वो सांसद हो, या गैर यादव जो इनके परिवार का ना हो, राज्यसभा का कोई सांसद हो यादव जो इनके परिवार का ना हो, ये बताए कि जो जिन मुस्लिम वोट बैंक को ये मैडम मैंने 9 मिनट सुना था, मैंने 9 मिनट सुना था, मैंने 2 लोगों को सुना था, मैं प्रिया जी मैंने 2 लोगों को सुना था। नहीं ये गलत है, ये गलत है, मैंने 2 लोगों को सुना था। आपने नितिन जी से भी सवाल करवाया, इनसे मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। भाई मेरी पार्टी को लेकर सवाल उठाया नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा ये मैं निर्धारित करूंगा, मैं क्या जवाब दूंगा ये मैं निर्धारित करूंगा। ये आपने नहीं, मैं आपने सवाल पूछा नहीं, ये बताइए आप कौन सा सवाल पूछेंगी ये मैंने निर्धारित किया नहीं ना, तो आप वो निर्धारित कर भी नहीं सकते। तो मैं जवाब क्या दूंगा ये भी आप निर्धारित नहीं कर सकते। नहीं आपने क्यों कहा कि परिवार नहीं, आपने विषय में बोला था, उठाए थे उसका जवाब नहीं बिल्कुल मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, मैं उसे, यही तो है, जैसे ही जवाब मिलने लगता है फिर सब कूद जाएंगे। मुख्यमंत्री जी का नाम लूं अच्छा लगेगा? अरे भाई आप क्यों नाम नहीं ले रहे? इसका मतलब डर रहा है, लीजिए डंके के चोट पे नाम, आप में है हिम्मत तो लीजिए नाम, अगर मुख्यमंत्री जी ने गलत किया तो लीजिए नाम। मुख्यमंत्री जी का नाम लेकर उनको संबोधित करूं? बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। किसने रोका है आपको? किसने रोका है आपको? किसने रोका है आपको? नाम होता ही है लेने के लिए। अब मैं ये नहीं कह पाऊंगा, मैं अखिलेश यादव का हमार बढ़ के भैया है, डिंपल यादव का हमार भौजाई है, ये नहीं कह पाऊंगा। बिल्कुल करिए, मुख्यमंत्री जी का नाम है, मुख्यमंत्री जी का नाम ही इसलिए होता है। हाँ आप कर लीजिए रिकॉर्ड पे, आप रिकॉर्ड पे चला। अरे भाई मुख्यमंत्री जी का, अरे भाई नाम होता ही है लेने के लिए, आप ये बताइए नाम होता ही है लेने के लिए। अब लीजिए, अरे भाई नाम रखा ही जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको किसने इस तरह का चरित्र सिखाया जाता है? हमारे भाई आपके यहाँ ये कहा जाता है कि चाटुकारिता में भैया भाऊजी चाचा दादा मामा मौसी कहिए, हमारे यहाँ नाम लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाता है, बिल्कुल लिया जाएगा। वो एक समय वो एक पद पर बैठे, आप विपक्ष के नेता, आप नाम नहीं लेंगे, नहीं आप नाम नहीं लेंगे, मतलब विपक्ष का नेता सत्ता के नेता का नाम तक नहीं लेगा। गजब गजब का बकलोलपना है। बैठ करके बता रहे हैं और उन सवालों का, अरे भाई आप मुख्यमंत्री जी का नाम है, पत्रकार बैठे, आप क्या बात? अरे भाई मेरा नाम रत्नेश मिश्रा है तो क्या आप मुझको क्या कहेंगे बताइए? अब लीजिए, इसी पे बात कर लीजिए। नहीं प्रिया जी का नाम प्रिया है, नितिन जी का नाम नितिन है, और मैं नितिन जी को क्या कहते हैं अपना रिश्तेदार तो बता नहीं पाऊंगा। लीजिए, योगी जी आपके रिश्तेदार हो तो
बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि मुद्दे पर बात होनी चाहिए और मुद्दे को लेकर के ये इसी पर बात कर ली जाए या फिर मुद्दे पर लेकर रहेंगे? मेरी पार्टी को लेकर सवाल पूछे जाएंगे तो जवाब में ये सवाल तो बहुत पूछेगा। सवाल तो ये भी पूछेगा कि बुलडोजर अब तक कहाँ छिपा बैठा हुआ है? आप तो बस फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं ना। चलाया है और चलाएंगे। कितना चलाया है, कितने चल गए, ये जो सारा आपके पास ये रिकॉर्ड है। अरे सुन लीजिए, आराम से बात करिए, आराम से। दुबे पर चलाया, विजय मिश्रा पर चलाया, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है रत्नेश जी। सिंह पे चलाया, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। आराम से पानी पीजिए, आराम से जवाब दीजिए। अरे मैडम, आराम से पानी पीजिए और आराम से बात करिए। क्यों चिल्ला रहे हैं आप? तब दूंगा ना। क्यों चिल्ला रहे हैं आप? क्यों चिल्लाऊं? क्या मुद्दा था? कैसे बात कर रहे हैं? पहले तो मेरी आवाज मजबूत है तो आप इसको चिल्ला। अरे बहुत मजबूत आवाज है तो मजबूत। मैं तो आप ही बोले। अरे मैं तो बोलूंगी, ठीक है, सुनिए आप मेरी बात। जितनी मजबूती के साथ आप अपनी बात रख रहे हैं, अब इसका भी बात रख दीजिए। जो लगातार फ्यूचरिस्टिक बातें कर रहे हैं कि हो जाएगी, कब हो जाएगी? आपके पास तो ये भी डेटा है कि समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के जो अकाउंट है उससे पैसों का लेन देन किया गया है, ट्रांजैक्शन। आपके पास सब कुछ है, तो इंतजार किस बात का? कहाँ है वो कोडिन भैया? आज रात में हो जाए। कोडिन भैया कहाँ है? आज रात में। अरे कोडिन भैया कहाँ है? हो सकता है आज रात में हो जाए। चलिए आज रात का भी इंतजार कर लेंगे। में हो जाए। कोडिन भैया, कालीन भैया, ये कहाँ है ये भैया? आप एक काम करिए, आप ही बुलडोजर की चाबी ले लीजिए, चल दीजिए। ठीक है, सरकार आपसे नहीं हो पा रहा है क्या? आप पूछ रहे हैं। अरे आपसे नहीं हो पा रहा है क्या? इनका मतलब सरकार से आज रात में हो जाए तो फिर क्या करेंगे आप? ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूं भाई, बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अब हम बता दें ताकि हम बता दें, हम सब करेंगे ताकि ये सावधान हो जाए। ठीक है, ठीक है। अरे भाई चलिए ठीक है नितिन जी, विवेक जी, आपने सवाल करा। ठीक है नितिन जी बोलिए। मैडम ये गलत बात है, आपने मेरी पूरी बात नहीं आने। क्या बात नहीं सुनी आपकी? बिल्कुल बोलेंगे, ये लोकतंत्र है। या किसी को भी भाई गलत कर रहा है तो गलत बोलेंगे। ये थोड़ी जो मन तेरा उसी का अपमान कर देंगे, उसी के मन। किसका? अरे भाई चलिए ठीक है, फिर वही बात कर रहे हैं। ठीक है, इतना समय नहीं है मेरे पास। ठीक है, इतना समय नहीं है मेरे पास। अपना गेम मत ठीक है, करके नाम पे। ठीक है, कौन गेम खेल रहा है रत्नेश जी, कौन गेम नहीं खेल रहा है आप मत बताइए, ये सबको पता है। कितने सवालों का कितना जवाब दिया? ठीक है, ओके, फाइन। ठीक है, बोलिए नितिन जी। देखिए, सवाल ये है प्रिया जी कि आखिरकार ये है कि ये कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो रही। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जब सरकार है, पुलिस है, जांच एजेंसी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जांच एक गठन किया गया था जांच का, वो रिपोर्ट आज सदन में मुख्यमंत्री को प्रस्तुत कर दी गई है, उनको जांच रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो आखिरकार ऐसे जांच रिपोर्ट मुझे बोलने दीजिए, रत्नेश जी बोलने दीजिए, उसके बाद बोलिएगा। रत्नेश जी बोलने दीजिए। तो आखिरकार जब जांच रिपोर्ट आ गई है तो किस बात, जब बुलडोजर का मतलब ये होता है खाली उसको बताना होता है कि आपको किधर घूमना है, बाएं घूमना है, दाएं घूमना है, यादव के पास जाना है, मुसलमान के पास जाना है, ओबीसी के पास जाना है, एससी के पास जाना है। चूंकि मैं फिर कह रहा हूं, मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर बेकायदा विशेष जाति का नाम लेकर के उनके आरोपियों को गिनाया है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, ठीक है, पहला जवाब यही रहेगा कि भाई कोई बीच में इंटरप्ट नहीं करेगा मेरे बोलने पर। लेकिन तो आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? भाई अब जब ऐसी बात करें, बोलिए नितिन जी, अपनी बात सबसे बड़ा सवाल फाइनल कमेंट करिए, चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ जाएगा मुझे। ठीक है, ये तो जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, अपराधी ठीक है, नहीं ठीक है, मतलब किसी ठीक है रत्नेश जी, ये दर्द ठीक है, या ब्राह्मण का नाम नहीं लिया, ये दर्द है। अरे भाई अगर क्षत्रिय ब्राह्मण उसमें आरोपी होंगे तो लिया जाएगा। विकास दुबे आरोपी था, उसकी गाड़ी पर। ठीक है रत्नेश जी, विवेक जी, नितिन जी, ठीक है, चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से रत्नेश मिश्रा जुड़े हुए थे, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और वरिष्ठ पत्रकार नितिन श्रीवास्तव जी हमारे साथ आज के इस खास चर्चा में जुड़े हुए थे। तो कोडिन कब सिर्फ मामला लगातार विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। आज जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी तमाम तरह के सवाल उठाए, उस पर देखिए जो राजनीति हलचल है वो काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही थी। और आज इस पर चर्चा में फिर हाजिर हुए एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।